हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12 साइंस का, जो कि है लास्ट चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन द फूड सोर्सेज। क्लास 9 का ये चैप्टर है। इस वीडियो में होंगे नोट्स प्लस फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बेसिक से प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मेजर फूड सोर्सेज। ठीक है, जहाँ से आपको खाना मिलता है। वी ऑब्टेन फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री। एग्रीकल्चर से हमको खाना मिलता है। हम कॉर्न वगैरह सब कुछ, मतलब वीट, सब राइस सब उगाते हैं एंड फिर उसका हार्वेस्टिंग करके फिर उसको ग्रेन्स के रूप में पका के खाते हैं। देन एनिमल हस्बेंड्री में भी हम एनिमल्स का केयर वगैरह करते हैं। देन वहाँ से मिल्क, जो भी एग्स वगैरह मिलता है, हम वो खाते हैं। Keeping in mind the population of the India, it is necessary to increase India's production efficiency of the crops and the livestock. मतलब लेकिन पॉपुलेशन का ध्यान रखते हुए अब हमें क्या करना है, इंडिया की जो ये एफिशिएंसी है ये खाने की, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री की, ये थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। ओके, क्रॉप्स की और लाइफ स्टॉक की, पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए। सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या होता है? कैन बी डिफाइंड एज द एडॉप्शन ऑफ द वेरियस फार्मिंग and production management techniques to maximize yield in the agriculture and the animal husbandry. इसमें बेसिकली क्या होता है, आप ऐसे अलग अलग फार्मिंग और प्रोडक्शन मैनेजमेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, आप एग्रीकल्चर में न्यू न्यू टेक्निक्स का इस्तेमाल करो, एनिमल हस्बेंड्री में, और आप जो है अपनी एफिशिएंसी बढ़ा रहे हो। ठीक है, अपनी प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ा रहे हो लाइफ स्टॉक और क्रॉप्स की। इसको कहते हैं सस्टेनेबल मैनेजमेंट। Agriculture is the art and the science of cultivating soil, producing crop, rearing animals for the food and the useful products. Agriculture basically एक आर्ट है, ठीक है, साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग सॉइल, सॉइल को कल्टिवेट कैसे करा जाए, क्रॉप्स कैसे प्रोड्यूस किया जाए, मतलब कोई पेस्ट वगैरह, कोई कीड़ा वगैरह ना खाए, कोई डिजीज क्रॉप ना हो, एकदम हेल्दी क्रॉप हो, ज़्यादा अमाउंट में क्रॉप्स कैसे, एफिशिएंट क्रॉप्स, ठीक है, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, एनिमल्स को कैसे रियर किया जाए, क्या उनको खाना दिया जाए, ये सब जो है एक आर्ट है, कला, एक साइंस है। ओके, improvement in the crop yield plants which are grown by the man on the large scale to obtain the food, clothing and other useful products are called the crops. Crops basically हम किसे कहते हैं कि आप जो उन प्लांट्स को उगाते हो, ठीक है, एंड बेसिकली हम इंसान ही क्या करते हैं, खाने के लिए, क्लोथिंग के लिए, ठीक है, जो आप कॉटन वगैरह उगाते हो, ठीक है, जूट वगैरह, ये सारे क्रॉप्स ही तो हैं जो इंसान उगाता है, ठीक है, अपने मतलब इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स वगैरह से। अच्छा, क्रॉप्स क्या हैं एंड वो क्या क्या न्यूट्रिशंस हमें देते हैं? फॉर एग्जांपल सीरियल्स हैं, वीट, मेज, मिलेट, सॉर्गम, ये सब से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। पल्स, ग्राम, पी, ब्लैक ग्राम, मतलब काला चना, नॉर्मल वाइट चना, पिजन पी, लेंटिल, दाल, ये सब हमें प्रोटीन्स देते हैं। ऑयल सीड्स, ग्राउंडनट, सोयाबीन, मस्टर्ड, सीसम कैस्टर, सनफ्लावर, लिनसीड, इन सबसे हमें फैट्स मिलते हैं। वेजिटेबल और जो फ्रूट्स होते हैं उनसे हमें विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं। सो अभी यहाँ तक तो बेसिक ही चल रहा है। बेस्ड ऑन द सीजन ऑफ द कल्टिवेशन, क्रॉप्स को हम दो तरीके में, दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सीजन, क्योंकि ठंडियों का सीजन भी आता है और गर्मियों का सीजन भी आता है। अभी जैसे क्रॉप्स का भी तो उगने का एक मौसम होता होगा ना, ठीक है। जो खारिफ क्रॉप्स होती हैं इनको आप मॉनसून में उगाते हो, मतलब जो इनके बीज वगैरह बोते हो या आप जून वगैरह में बो देते हो आराम से, ठीक है, एंड कल्टिवेटेड इन द अक्टूबर और ऑटम वगैरह में फिर आप इनका ध्यान वगैरह रखना, पानी वगैरह देना, तब थोड़े क्रॉप्स बड़े हो जाते हैं। एंड ग्रोन इन द हॉट एंड वेट कंडीशन, और ये बहुत ही हॉट और वेट कंडीशन में, जब आपको पता ही है कि क्या है कि जब बहुत ज़्यादा लू वगैरह चलती है जून जुलाई में, ठीक है, तो हॉट और बहुत ही वेट कंडीशन में, बारिश वगैरह मानसून के सीजन में जैसे आप देख रहे हो, इस सीजन में इसको उगाया जाता है। एंड इसके एग्जांपल क्या है? राइस, राइस को तो बहुत वाटर लगता है। राइस, मेज, टोबैको, पोटैटो, अनियन, सोयाबीन, मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, शुगर केन, कॉटन, ग्राउंडनट, पल्सेस, पिजन पी, ये सारे एग्जांपल्स हैं खारिफ क्रॉप के। राबी क्रॉप के, ये मोस्टली क्वेश्चंस आपके पेपर में आता है, खारिफ और राबी के बीच में डिफरेंस बताओ तीन, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं। दे आर ग्रोन इन द नवंबर, इनको आप ठंडियों में उगाते हो, ठीक है, राबी क्रॉप्स को ठंडियों में। एंड याद रखना, खारिफ क्रॉप की कल्टिवेशन हो गई है, मतलब अक्टूबर और नवंबर के एंड में ही हो गई है, ठीक है। इनको आप नवंबर में उगाओगे एंड इनको आप अप्रैल में, जब वापस गर्मी आने वाली होती है ना, उससे पहले इनको अच्छे से काट के अलग से स्टोर करके रख लेते हो। ग्रोन इन कोल्ड, इनको ठंडे और ड्राई कंडीशंस में ग्रो किया जाता है, जैसे वीट, मस्टर्ड, पी, बार्ले, ग्राम, लिनसीड्स, इन सब चीज़ों को। अच्छा, क्या क्या वेज हैं कि हम क्रॉप यील्डिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं? ओके, सो 3 तरीके हैं टोटल, हम तीनों तरीके पढ़ेंगे कि क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट, फिर आता है क्रॉप की जो वेराइटी है, नाम से यहाँ पे आपको याद रखना वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, कि क्रॉप की वेराइटी मतलब हमारा काम भी बन जाए और डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्रॉप्स हम उगा लें सेम एक सीजन में, ऐसा क्या करें।
देन क्रॉप प्रोटेक्शन, अब ऐसा नहीं है ना कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके की क्रॉप उगा ली लेकिन सबको कीड़े खा गए, तो उनको प्रोटेक्ट कैसे करना है। फिर उसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, उगा भी ली, कीड़े भी नहीं काटे, उसको कैसे प्रोड्यूस करें, कैसे स्टोर करके रखें एंड ऑल दैट। तो ये 3 तरीके हम देखेंगे वेज टू इम्प्रूव द क्रॉप। क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट से शुरू करते हैं। ये एक टेक्निक होती है, एक स्किल होती है ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट वेराइटी ऑफ द क्रॉप्स फॉर द वेरियस डिजायरेबल कैरेक्टर्स एंड इनकॉर्पोरेटिंग दोज कैरेक्टर्स इनटू द क्रॉप्स ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, इसमें आप बेसिकली क्या करते हो, आप सिर्फ वेराइटी के क्रॉप्स उगाते ही नहीं हो, आप एक नई वेराइटी लाने की कोशिश भी करते हो। ओके, कि इसमें इस क्रॉप को और इस क्रॉप को एक साथ उगाएंगे, या इन दोनों के स्टेम्स वगैरह, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, वो आपको अभी आगे और पढ़ोगे तो पता चलेगा कि हमने जो क्रॉप उगाए वो एक डिज़ायरेबल कैरेक्टर किया है। ठीक है, मतलब उसका प्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा हो, तो इस तरीके की हाइब्रिड क्रॉप्स भी हम उगाते हैं। ठीक है, ताकि नेक्स्ट जनरेशन को फ़ायदा हो। ठीक है, एक्चुअली क्रॉप्स जो होती है नेक्स्ट जनरेशन की उनको फ़ायदा हो। तो ये है क्रॉप वैरायटी। सबसे पहले आता है हाइब्रिडाइजेशन। ये एक टेक्निक होता है क्रॉसिंग बिटवीन 2 जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट टू प्रोड्यूस। मान लो एक प्लांट की हाइट बहुत अच्छी है, ठीक है, बट वो प्लांट उतने अच्छे फ्रूट्स नहीं दे रहा है या उतने अच्छे फ्लावर्स नहीं दे रहा है, तो हमने क्या किया, और एक ड्वार्फ प्लांट है, एक छोटा सा प्लांट है लेकिन वो हाइट में थोड़ा कम है, ठीक है, लेकिन वो बहुत ही अच्छे टाइप के फ्लावर्स है, फ्रूट जो भी आपको चाहिए वो दे रहा है। तो आपने ये डिसिमिलर है, ठीक है, जेनेटिकली डिसिमिलर है, एकदम अलग अलग है। ठीक है, ऑब्वियस बात है, आप देख सकते हो ये टॉल है, ये ड्वार्फ है। ओके, अभी आप 10th में जाओगे तो आप पढ़ोगे कि क्या जेनेटिकली कुछ होता है, ठीक है, जो इनमें डिसिमिलर होता है। जैसे ही आपको पता चला तो आपने इन दोनों के बीच में क्रॉस करवा दिया, हाइब्रिड, इनकी एक नई हाइब्रिड बनाई। ठीक है, जो हाइट में भी बड़ा है और जो ये फ्रूट्स वगैरह फ्लावर्स वगैरह दे रहा है वो बहुत ही एफिशिएंट है, वो बहुत ही अच्छे हैं। तो इसमें आपका दोनों का फ़ायदा हो गया। ठीक है, तो जो आपने नई हाइब्रिड बनाई, जो न्यू वेराइटी बनाई, ये आप हाइब्रिड की टेक्निक से बनाते हो ना, इसमें आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। 2 waves ऑफ द क्रॉस ब्रीडिंग ड्यूरिंग द हाइब्रिडाइजेशन। एंड 2 तरीके हैं ये क्रॉस ब्रीडिंग करने के, हाइब्रिडाइजेशन के। एक होता है इंटर वेराइटल, एक होता है इंटर स्पेसिफिक। ये 2 तरीके की क्रॉस ब्रीडिंग है। ब्रीडिंग का मतलब आपको पता ही होगा, ठीक है, ब्रीड जो भी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं उनको ग्रो करना। इंटर वेराइटल होती है कि क्रॉस बिटवीन 2 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द क्रॉप्स। एक 2 अलग अलग वेराइटी की क्रॉप्स है। ठीक है, मान लो एक मैंगो की है, एक एप्पल की, ये थोड़ा बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो गया, लेकिन वेराइटी अलग अलग है उन दोनों क्रॉप्स की, और उन दोनों को आप क्रॉस करवा रहे हो ताकि आपको एक अच्छी हाइब्रिड मिले, और जब आप उसको ग्रो करो तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा हो। ठीक है, दोनों आपको एक ही क्रॉप में मिल जाए, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स। एक होता है इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक क्या होता है, अ क्रॉस बिटवीन 2 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द सेम जीनस। उनकी जो जीनस है, यानी उनकी जो जीन है वो सेम है, ठीक है, लेकिन उनकी स्पीशीज़ अलग अलग है। ठीक है, बस आपको यही याद रखना है कि नाम से इंटर वेराइटल मतलब वेराइटी अलग अलग हो, और इंटर स्पेसिफिक मतलब उनकी स्पीशीज़ अलग अलग हो। ओके, बाकी इसके बारे में आगे आप पढ़ोगे। द न्यू वेराइटीज ऑफ द क्रॉप्स obtained by the hybridization are called the high yielding varieties और HIV seeds। जो नई वेराइटीज़ की आप क्रॉप्स ऑब्टेन करते हो, जो आपने न्यू वेराइटी की वो बहुत ही हाई यील्डिंग होती है। हाई यील्डिंग का मतलब कि उससे जो उसमें जो क्रॉप्स उगेंगी या जो भी अनाज उगेगा वो बहुत ज़्यादा उगेगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, आपने ये देखा कि हाइट बहुत ज़्यादा है एंड बट ये अच्छे दे रहा है। तो हाइट कम होने की वजह से क्या हो रहा था कि आपको बहुत कम फ्रूट्स मिल रहे थे। ठीक है, उतनी अच्छी यील्ड नहीं हो पा रही थी आपकी, उतने अच्छे अमाउंट में आपके फल नहीं उग पा रहे थे। ठीक है, अनाज नहीं उग पा रहा था, तो आपने उसको क्रॉस करवा दिया। अब प्लांट भी टॉल है और बहुत हाई यील्डिंग वेराइटीज़ आपको मिल रही हैं, तो इसी को आप HIV कहते हो, HYV। प्रोडक्शन ऑफ HYV सीड्स हैज़ लेड टू द इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो अब आपने ये जो सीड्स आपने बनाए हैं ना छोटे छोटे दोनों क्रॉप्स की हेल्प से, इन सीड्स का आपने क्या किया, इस सीड्स की वजह से जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है वो बहुत बढ़ा। ठीक है, कंसिडरेबली रिड्यूस द फूड शॉर्टेज एंड जनरेटेड मोर इनकम इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। इसी वजह से इनकम थोड़ी ज़्यादा बढ़ी, मतलब पैसे वगैरह थोड़ा ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में भी कमाने शुरू हुए लोगों ने, एंड फूड शॉर्टेज भी कम हुई। दिस इज़ नोन एज अ ग्रीन रेवोल्यूशन, और इसी को फेमस नाम से जाना जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें ये हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स आए थे। अच्छा, एग्जाम्पल देख लेते हैं हाइब्रिड वेराइटीज़ के। जैसे वीट है, वीट में क्या होता है, हीरा मोती, कल्याण सोना एंड सोनोरा 64। बस आप अपनी बुक में जाओ, बुक में जितने भी एग्जाम्पल, अभी आपको बहुत एग्जाम्पल्स मिलेंगे आगे, उसमें आप 2 या 3 अंडरलाइन कर लो हर किसी के, और वही आप याद रखो। वीट के हैं हीरा मोती, कल्याण सोना और सोनोरा। इनको आपने थोड़ा एफिशिएंट हो, अच्छे यील्डिंग हाई यील्डिंग वेराइटीज़ मिले,
वीट में आपने इनके हाइब्रिड्स बनाए, राइस में आपने पद्मा, जया, IR8, पूसा 205, बासमती, ये सब आपने हाइब्रिड्स बनाए हैं। ओके, अब देखते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजायरेबल कैरेक्टर इज ट्रांसफर फ्रॉम वन क्रॉप वेराइटी टू अनदर क्रॉप वेराइटी। अब आपने कुछ क्रॉस वगैरह कुछ भी नहीं करवाया है, आपके पास था एक प्लांट। ओके, अब आपने क्या किया, और आपके पास था एक दूसरा प्लांट। आपको उस प्लांट में समझ आया कि अरे ऐसा क्या है इस प्लांट में जो कि ये फ्रूट में कभी कीड़े नहीं लगते, ठीक है, कभी कीड़े लगते ही नहीं है, ऐसा क्या है। तो आपने स्टडी किया, आप साइंटिस्ट हो, ठीक है, आपने स्टडी वगैरह किया, आपने समझा कि इस जीन की वजह से ये अच्छा कैरेक्टरिस्टिक इस प्लांट में है। आपने ये जीन ही निकाल के इस प्लांट के जीन में डाल दिया, ठीक है, आपने कुछ हाइब्रिड वगैरह नहीं बनाया, आपने ये जीन उठा के इस जीन में डाल दिया, इस प्लांट के जीन में डाल दिया, एंड आपका एक मिल गया एक न्यू वेराइटी का। ये पूरा प्लांट अच्छा था, इसमें कोई कमी नहीं थी, बस एक यही कमी थी कि कीड़ा जब खा जाते थे ना पूरा फल खराब हो जाता था। तो आपने ये चीज़ किया, तो इसी को कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, GMC। द क्रॉप इनटू विच द जीन इज इंट्रोड्यूस टू ऑब्टेन द डिजायर्ड रिजल्ट। जिस क्रॉप में ये जीन डाला गया है ताकि आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिले, अपनी इच्छा का रिजल्ट मिले, इसी को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहते हैं, GMO। और ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं। ट्रांसजेनिक क्यों कह रहे हैं ये आपको पता है, ट्रांसजेनिक इसका नाम ही है, जिनमें जीन्स डाली जाती है उठा उठा के, ठीक है, इनको ट्रांसजेनिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे BT कॉटन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये कीड़े की वजह से क्या किया गया है, इस प्लांट BT कॉटन बनाया गया है। अमेरिकन साइंटिस्ट नॉर्मन बोरलॉग इज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। इनको फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। MS स्वामीनाथन, एंड इंडियन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, इज नोन एज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया। और इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर किसे कहा जाता है, MS स्वामीनाथन को। नीड फॉर द हायर क्रॉप यील्ड। अब हमने ये तो देख लिया कि क्यों हमें वैरायटी चाहिए, और अगर हमें वैरायटी चाहिए तो ठीक है, हमने इन दो तरीके से बना ली, लेकिन क्यों चाहिए, ताकि हायर यील्ड हो सके, जिससे कमर्शियल प्रोडक्शन बढ़ सके, ज़्यादा अमाउंट में अच्छे प्रोडक्शन, मतलब अच्छे भी हों और ज़्यादा भी क्रॉप्स हमें मिल सके, क्वालिटी भी इंप्रूव रहे क्रॉप्स की, और जो बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस रहे, मतलब डिजीज, पेस्ट और निमेटोड्स, फ्लड, रॉट से थोड़ा बचे रहे, ऐसे क्रॉप्स की हमें ज़रूरत थी। चेंज इन द मैच्योरिटी ड्यूरेशन। द शॉर्टर द ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग, द मोर इकोनॉमिकल विल बी द वेराइटी ऑफ द क्रॉप। हमको मैच्योरिटी का ड्यूरेशन बढ़ाना है, मतलब एक प्लांट बहुत जल्दी मैच्योर हो गया, ठीक है, मतलब हमने उगाया और बड़ा भी हो गया, हार्वेस्ट भी कर लिया, लेकिन जो उसकी इकोनॉमिकल वेराइटी है, मतलब मोर इकोनॉमिकल, उसका जो मतलब क्यों कोई जैसे हमारी जो गवर्नमेंट है, अभी आप आगे पढ़ोगे, ये ग्रेन्स को स्टोर करके रखती है, और गवर्नमेंट हमेशा यही चाहती है कि ग्रेन जितना ज़्यादा देर तक, दिनों तक स्टोर करके रखा जाए उतना अच्छा है, ठीक है, तो वो उतना ज़्यादा आपसे ग्रेन खरीदेंगे, तो इकोनॉमिकली भी ज़्यादा आपका फ़ायदा हो। वाइडर अडेप्टेबिलिटी, इट एंश्योर मोर सब्सटेंस अंडर द वेरियस एनवायरमेंटल कंडीशन, मतलब अडेप्टेबिलिटी ज़्यादा हो, कोई भी कंडीशन एनवायरमेंटल, मतलब अभी आपको मौसम का तो पता नहीं ना, भले ही आपने ठंडी में ये क्रॉप उगाया लेकिन बारिश हो गई तो, ठीक है, तो एनवायरमेंटल कंडीशन को थोड़ा रेजिस्ट कर सके। ओके, सस्टेनेंस था ये। डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, डेवलपिंग क्रॉप्स विद द डिजायर एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक गिव हायर प्रोडक्टिविटी। अगर आपके हिसाब से आपके जो डिजायर्ड कैरेक्टर्स हैं, कि आपको तो एक प्लांट में है कि अरे नहीं ये कैरेक्टर मैं इसमें चाहता हूँ, तो उसके हिसाब से अगर आपका एक प्लांट ग्रो करेगा, सारे आपके डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं, तो हो सकता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी और बढ़े। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, हमारा एक खत्म होता है क्रॉप वेराइटी, अब हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन। कंफ्यूज नहीं बिल्कुल होना है, मोटा मोटा हेडिंग में डाल लेना बड़ा बड़ा, पहला खत्म होता दूसरा, क्रॉप प्रोडक्शन देख रहे हैं। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट रेफर्स टू कंट्रोलिंग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन टू ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड द बेस्ट। इसमें आप क्या करते हो कि क्रॉप को आप प्रोड्यूस करो कि ताकि आपकी मैक्सिमम यील्डिंग हो, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन में आपकी मैक्सिमम यील्डिंग हो, बेस्ट यील्डिंग हो। तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आप न्यूट्रिएंट को मैनेज करोगे, ठीक है, कि अच्छे खासे न्यूट्रिएंट मिले। इरिगेशन, आप अच्छे से सिंचाई वगैरह करोगे। क्रॉपिंग पैटर्न्स, आप उसको सुधार, क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे। तीन चीज़ें आप क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में देखोगे। सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। प्लांट को 16 डिफरेंट तरीके के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, चाहे वो एयर से मिले, चाहे वो वाटर से मिले, चाहे वो सॉइल से मिले। ओके, सबसे पहले होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है, ये जो 16 चाहिए इसमें से 6 जो होते हैं वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन द लार्ज क्वांटिटीज, जो कि बहुत ज़्यादा, मैक्रो नाम से ही पता लग रहा है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। 6 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये 6 ऐसी चीज़ें हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कि प्लांट को बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए अगर उसको आपको बहुत ही एफिशिएंट और बहुत ही हाई यील्डिंग क्रॉप बनाना है, ठीक है। और होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये प्लांट्स को जो होते हैं
बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। ये 7 ऐसे होते हैं, ठीक है, बाकी तो ऐसे ही हैं, चाहिए नहीं चाहिए एक ही बात है, लेकिन जो 7 है और जो 6 है वो बहुत ज़रूरी है। ये 7 थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मिलेगा तो चलेगा। आयरन, मैंगनीज, बोरोन, जिंक, मॉलिडेनम एंड क्लोरीन, ये सब आपको बहुत ज़रूरी है। ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपको याद होने चाहिए कि कौन से मैक्रो है कौन से माइक्रो। डेफिशिएंसी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। अगर ये न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो प्लांट्स की ग्रोथ में कमी आएगी, अगर न्यूट्रिएंट्स में कमी है तो प्लांट की ग्रोथ में भी कमी आएगी। अब देखते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ये एक नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आप जो भी आपके डेड या छिलके वगैरह आते नहीं है वेजिटेबल्स के, या फिर कोई वेस्ट होता है आपके फार्म हाउस से, ऑर्गेनिक वेस्ट आपका हुआ, हाउस होल्ड वेस्ट हुआ, कोई एक्सक्रीटा हुआ किसी एनिमल का, इन सबको जब आप डिकम्पोज करते हो तो एक नेचुरल सब्सटेंस मिलता है, उसी को हम कहते हैं मैन्योर। अब देखो, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर क्या अंतर है? इट इज फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द वेजिटेबल एंड एनिमल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट एंड इरेडिकेटेड वीड्स। अब ये जो होता है ये वर्मी कंपोस्टिंग, यानी यहाँ पे गड्ढा खोदोगे, उसके अंदर वर्मी कंपोस्टिंग यानी जो वर्म्स वगैरह होते हैं, ठीक है, आप उसमें क्या डालोगे? वेजिटेबल, एनिमल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट और जो वीड्स वगैरह हैं वो सब डालोगे। वीड्स जो अनवांटेड प्लांट होते हैं, जो फालतू में उग जाते हैं आपकी क्रॉप्स के बीच में, ठीक है, उन सबको उखाड़ उखाड़ के फेंकने की वजह आप उनको भी डालोगे। एंड ये जो डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से, ये बेसिकली ये जो प्रोसेस हो रहा है ना डिकम्पोजिशन का, जब आप ये सब कुछ डिकम्पोज करते हो तो इसको कंपोस्टिंग कहते हैं। एंड इससे जो मिलता है, ठीक है, वही आपका मैन्योर होता है। समटाइम्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस डिकम्पोज बाय द अर्थ वर्म एंड आर कन्वर्टेड इनटू ह्यूमस, दिस इज कॉल्ड द वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। ये हो गया आपका कंपोस्टिंग। एंड इस सॉइल में भी जो प्लांट्स उगाए जाते हैं वो बहुत ही हेल्दी होते हैं। लेकिन अगर मान लो कि ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस आपको मिला, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस अर्थ वर्म्स ने ह्यूमस में कन्वर्ट कर दिया, लाइक अब कुछ बचा ही नहीं, पूरा सॉइल में कन्वर्ट कर दिया, इसको आप वर्मी कंपोस्ट कहोगे। वर्मी क्यों? क्योंकि वर्म्स ने किया है। ग्रीन मैन्योर किसे कहेंगे? फार्मर्स ग्रो लेग्यूमिनस प्लांट, एग्जाम्पल ग्राउंड नट्स, सोयाबीन, पल्सेज इन बिटवीन 2 क्रॉप्स। अब ग्रीन मैन्योर क्या होता है कि 2 क्रॉप्स के बीच में, मान लो सोयाबीन की क्रॉप उगाई एक लाइन में, एक लाइन में पल्सेज उगाए, मतलब चलो सोयाबीन ही उगाई, ठीक है, उनके बीच में जो है 2 क्रॉप्स के बीच में आपने ग्राउंड नट्स की क्रॉप उगा दी। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स हेल्प्स टू रिप्लेनिश द नाइट्रोजन कंटेंट इन द सॉइल। इससे क्या होता है? नाइट्रोजन कंटेंट और कंपटीशन थोड़ा कम होता है। मान लो इस प्लांट को जो न्यूट्रिएंट चाहिए हो वो इन दोनों को ना चाहिए हो, ठीक है, या फिर इन दोनों को जो चाहिए हो वो इसे ना चाहिए हो, तो इससे क्या होता है कि सॉइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब यूटिलाइज हो जाते हैं, कुछ वेस्ट नहीं जाता है, और इससे जो आपका नाइट्रोजन कंटेंट रहता है लेग्यूमिनस प्लांट में वो भी रिप्लेनिश होता रहता है टाइम टू टाइम। Sometimes before sowing the seed, plants such as the sun hemp or the guar are grown and mulched by the plowing them into the soil. कभी कभी क्या होता है, सीड्स उगाने से पहले आप क्या करते हो, जैसे जो सन हेम्प और ग्वार वगैरह जो उगाते हैं, उस प्लोइंग से पहले आप क्या करते हो, इनको एकदम मज्ड कर देते हो सॉइल में, बेसिकली मिक्सिंग वगैरह कर देते हो ताकि थोड़ा क्रॉप्स अच्छे से उगे। अब मैन्योर्स के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो होती है, ये नहीं कि सॉइल डाला और पूरा एकदम ज़मीन के नीचे चला गया, ठीक है, आपने पढ़ाई होगा जो बेड रॉक वाली लेयर होती है वहाँ तक चला गया। मेक द सॉइल पोरस विच फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज। सॉइल इतनी पोरस हो जाए कि गैसेज आराम से आर पार जाए, यानी नाइट्रोजन, आपने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का तो पढ़ा ही होगा कि नाइट्रोजन अच्छे से सॉइल में जा पाए, अच्छे से उसका फिक्सेशन हो पाए। इंप्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, सॉइल का टेक्सचर बहुत ही अच्छा हो। रिप्लेनिश द जनरल डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिएंट, मतलब न्यूट्रिएंट की जो भी थोड़ी बहुत कमी हो वो भी अच्छे से पूरी हो जाए। ये सब मैन्योर हेल्प करता है। फर्टिलाइजर क्या करता है? फर्टिलाइजर ह्यूमन मेड है, मतलब हम बनाते हैं, ये कुछ इस तरीके का आप देख सकते हो, ये हम बनाते हैं। इसके अंदर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि काम सेम करते हैं, ठीक है, बट सॉइल खराब कर देते हैं। मतलब प्लांट को तो अच्छा करेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद सॉइल खराब हो जाएगी। फर्टिलाइजर्स आर द न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक सो दैट दे कैन, ये एक न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं। मान लो आपने ये फर्टिलाइजर डाला इस प्लांट को यही न्यूट्रिएंट देने के लिए, ठीक है, तो वो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं पर्टिकुलर, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और ये फैक्ट्रीज वगैरह में बनाए जाते हैं। इनका जब आप ओवर यूज़ करते हो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का, तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, कि आप अगली सॉइल जो है दूसरी क्रॉप, मतलब दूसरे सीजन में दूसरी क्रॉप उगाने के लायक ही ना बचे, सॉइल में बिकम इनफर्टाइल ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम के लिए इनफर्टाइल हो जाए, उसमें आप कुछ उगा ही ना सको। अब देखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द काइंड ऑफ द फार्मिंग इन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन विदाउट यूजिंग ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक तरीके की फार्मिंग होती है जिसमें आप कोई केमिकल फर्टिलाइजर, कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते। जैसे पेस्टिसाइड्स तो होते हैं कीड़ा मारने के लिए कुछ केमिकल्स स्प्रे करते हो, वो भी नहीं, और मिट्टी में भी कुछ फर्टिलाइजर नहीं डाल रहे हो, केमिकल्स नहीं डाल रहे हो। देयर इज़ अ मैक्सिमम इनपुट ऑफ द ऑर्गेनिक मैन्योर और रिसाइकल फार्म वेस्ट। इसमें क्या होता है कि जो आपका ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या डाल रहे हो उसके अंदर, सिर्फ मैन्योर डाल रहे हो, मैन्योर जो कि ऑर्गेनिकली बना है, जो कि सॉइल को नहीं ख़राब करता है लेकिन प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छी करता है,
बायो एजेंट्स सच एज अ ब्लू ग्रीन एल्गे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द बायो फर्टिलाइजर्स। अभी देखो कुछ बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं यानी बायो एजेंट्स होते हैं। ये फर्टिलाइजर्स ऐसे होते हैं जिनमें ब्लू ग्रीन एल्गे का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इनमें केमिकल्स का ही इस्तेमाल नहीं किया जाता पूरी तरीके से, इनमें प्लांट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है प्लांट को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। नीम लीव्स एंड टर्मरिक्स आर यूज एज अ पेस्टिसाइड इन द ग्रेन स्टोरेज। ग्रेन स्टोरेज क्या होता है, जब ग्रेन स्टोर किया जाता है, ठीक है, ताकि अगर कभी फ्लड वगैरह ड्रॉट वगैरह के टाइम पे ज़रूरत पड़ जाए तब ग्रेन स्टोर किया जाता है, तो वहाँ नीम लीव्स और टर्मरिक का इस्तेमाल किया जाता है। नीम के लीव्स, वहाँ क्या होता है कीड़े नहीं आते ताकि आपके अनाज वगैरह को ख़राब न कर जाएं। फूड ग्रोन बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फूड। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से उगाया जाता है उसको ऑर्गेनिक फूड कहते हैं। लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग का खाना, ठीक है, बट उनको नॉलेज नहीं होती कभी कभी। इन रिसेंट ईयर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग हैज़ इंक्रीज्ड। लेकिन आजकल जैसे लोगों को मैंने अभी बोला कि ऑर्गेनिक फूड खाने का बहुत लगा हुआ है, तो जिसकी वजह से ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बढ़ी है। दिस इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज अवेयरनेस इन द पीपल अबाउट द सेफ्टी रिलेटेड टू द एनवायरमेंट एंड द फूड। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लोगों को पता चला कि हाँ इससे एनवायरमेंट का भी कितना फ़ायदा है एंड आपके बॉडी को भी कितना फ़ायदा है ऑर्गेनिक फूड खाने से। अच्छा, अब इरिगेशन पे चलते हैं, ठीक है। आपको पार्ट्स में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अभी हम क्रॉप वेराइटी पढ़े थे, अभी हम क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ओके। क्रॉप प्रोडक्शन में हम लोग न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, इरिगेशन और फिर उसके बाद हम क्रॉपिंग पैटर्न्स पढ़ेंगे। अभी हम इरिगेशन पढ़ रहे हैं। इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द इंडिया द सक्सेस ऑफ द क्रॉप यील्ड डिपेंड ऑन द मॉनसून एंड द सफिशिएंट रेनफॉल ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, हेंस अ पुअर मॉनसून कॉजेज अ क्रॉप फेलियर। बहुत सारे इंडिया में कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे क्या होता है कि पूरा का पूरा आपका जितना क्रॉप आपने उगाया है वो सब मॉनसून पे, बारिश पे डिपेंड है, ठीक है। ऊपर वाले पे डिपेंड है कि अगर वो बारिश कर दें तो ठीक है, नहीं करें तो नहीं, ठीक है, ठीक है। तो पुअर मानसून, अगर बारिश नहीं हुई या बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो आपका क्रॉप फेल हो सकता है, आपका क्रॉप खराब हो सकते हैं। इरिगेशन इज़ द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ द सप्लाइंग वाटर। तो इसलिए क्या होता है कि आप पूरी तरीके से, कभी कभी कितनी बार तो ऐसा होता है कि बारिश ना होने के कारण की वजह से कितना ज़्यादा नुकसान होता है देश को, ठीक है। इंसान को तो होता ही उस पर्टिकुलर, लेकिन देश को कितना ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसलिए इरिगेशन लाया गया ताकि एक आर्टिफिशियल मेथड बनाया गया, पंप वगैरह लगाए गए, स्प्रिंकल सिस्टम्स लगाए गए ताकि वाटर सप्लाई किया जा सके क्रॉप्स को फील्ड में। डिफरेंट काइंड्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम जैसे कि वेल, कैनाल, रिवर लिफ्ट सिस्टम, टैंक्स, इन सबको अडॉप्ट किया गया, ठीक है, ताकि वाटर रिसोर्स अवेलेबल हो सके। रेन वाटर, अभी यहाँ पे क्या होता था, छत में जो वाटर कलेक्ट हुआ होता था उसको एक पाइप के थ्रू ज़मीन के नीचे कलेक्ट करना स्टार्ट किया गया ताकि ये बाद में जो है आपके फील्ड्स को इरिगेट करने के काम आ सके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर शेड मैनेजमेंट आर ऑल्सो बी यूज्ड। तो यही जो मैंने अभी बताया कि छत के ऊपर वाला जो पानी था उसको नीचे कलेक्ट किया जाता था, जो रेन वाटर, इसी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। देन वाटर शेड मैनेजमेंट्स जो यूज़ होता था, जो पानी वही सेम नीचे आता था उसको डायरेक्टली फील्ड्स में ले जाया जाता था। चेक डैम्स, उनको बिल्ड किया गया ताकि ग्राउंड वाटर बढ़ सके, ठीक है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बढ़ सके, ताकि जब खुदाई कर करके जब हम वेल्स बनाते हैं तो उसमें कौन काम आता है, ग्राउंड वाटर ही तो काम आता है, उसके लेवल्स बढ़ाए। तो इरिगेशन के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, ये मॉइस्चर देता है, जो भी सीड जर्मिनेट कर रहा है उसको मॉइस्चर देगा। फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स बाय द मिनरल, वाटर के अंदर भी कितने सारे मिनरल्स होते हैं, वो सारा वहाँ से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना। इरिगेशन का डिसएडवांटेज क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा पानी हो, मान लो आपने बहुत ज़्यादा पानी फील्ड में चला गया या बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो इससे क्या होगा, वाटर लॉगिंग हो जाएगी, इट इनहिबिट द प्रोसेस, जिससे जर्मिनेशन का प्रोसेस रुक जाएगा, सीड दब जाएगा। रूट्स डू नॉट ग्रो प्रॉपर्ली इन द स्टैंडिंग वाटर फील्ड, मतलब बहुत सारा पानी भरा ही हुआ है फील्ड में तो उसमें रूट्स प्रॉपर्ली नहीं ग्रो कर पाएगी, और आपकी जब जड़ें ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको प्लांट कैसे टिकेगा। एक्सेस इरिगेशन डिस्ट्रॉय द स्टैंडिंग क्रॉप्स, जो स्टैंडिंग क्रॉप्स होती है अगर बहुत ज़्यादा पानी है तो उनको डिस्ट्रॉय कर देता है वो। इट इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ द सॉल्ट ऑन द सरफेस सॉइल, मतलब जिन क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा पानी बहाता है वो तो ग्रो कर जाएंगे, लेकिन जिनको सिर्फ पानी ही बहाता है कि हाँ सिर्फ हमें पानी दो, इतना ज़्यादा पानी ना दो कि हम डूब जाएं, ठीक है, तो उसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट है सरफेस पे वो सब ज़्यादा हो जाता है सॉइल पे, और वाटर सारा इवेपोरेट हो जाता है, ये सारी दिक्कतें आती हैं। अब देखते हैं क्रॉपिंग पैटर्न्स। अब क्रॉपिंग पैटर्न्स भी फर्दर डिवाइडेड रहेंगे। सबसे पहले आता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग आपने हर टाइप के प्लांट उगा दिए लाइन से, यहाँ पे आप देख सकते हो, फोटो से आपको एकदम समझ आ जाएगा, आपको फोटो याद रखनी है बस दिमाग में सब, कि आप 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप साइमल्टेनियसली उगा रहे हो सेम पीस ऑफ लैंड में, मतलब एक ही टुकड़ा का लैंड है एंड उसमें आप सब उगा दे रहे हो। मिनिमाइज द रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर, कि आपको कि अगर मेरी क्रॉप खराब हुई तो सारी खराब हो जाएगी, कुछ भी नहीं बिकेगा। तो इसमें आप क्या कर रहे हो, मिक्स्ड कर रहे हो, जैसे वीट, ग्राम, वीट, मस्टर्ड सब उगा रहे हो। एक आपने वीट उगाया, फिर ग्राम, फिर वीट, फिर मस्टर्ड, ऐसे। या तो आप ग्राउंडनट, 2 कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हो, ठीक है,
ऐसा नहीं कि सिर्फ एक एक, तो फिर क्या मिक्सड हुआ, 2 या 2 से ज़्यादा ग्राउंडनट या फिर सनफ्लावर उगा दिया। अच्छा, अब एक आता है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, फिर आपको फोटो दिमाग में रखनी है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक क्रॉप उगाया, फिर दूसरी, फिर एक, फिर वही वाली पहली वाली, ठीक है, यानी कि तीसरी उगा दी। तो ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमेंटेसली इन द सेम फील्ड इन द डेफिनेट पैटर्न। मान लो आपने पहले एक क्रॉप उगाई, ठीक है, फिर दूसरी उगाई, फिर तीसरी उगाई, फिर आपने फिर से पहली वाली रिपीट की, फिर दूसरी वाली रिपीट की, फिर तीसरी वाली, या तो आप पहली उगा रहे हो फिर दूसरी, फिर पहली वाली रिपीट कर, तो आप एक डेफिनेट पैटर्न में 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप सेम फील्ड पे उगा रहे हो। इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मतलब उतने ही एरिया पे आप कितने अच्छे से डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स उगा रहे हो। जैसे आप इसमें कॉम्बिनेशन ले सकते हो, सोयाबीन या मेज़ उगा सकते हो, फिंगर मिलेट बाजरा या फिर काउपी यानी लोबिया उगा सकते हो एक साथ। 3 पढ़ा क्या, मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग एंड अब पढ़ रहे हैं क्रॉप रोटेशन। इसमें क्या होता है, ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड इन द प्री प्लांट सक्सेशन। आपने सोच लिया कि इसी लैंड पे मैं पहले ये उगाऊंगा, क्योंकि सॉइल इतनी फिट है कि मैं कोई फर्टिलाइज़र वगैरह इस्तेमाल नहीं करूँगा, अगर करूँगा भी तो वो मतलब ऐसी लैंड है कि मैं इस सीज़न में ये क्रॉप उगा सकता हूँ, फिर जब नेक्स्ट सीज़न आएगा तो हार्वेस्ट करके दूसरी उगा सकता हूँ, फिर नेक्स्ट सीज़न में तीसरी उगा सकता हूँ, ठीक है, समर में ये, मानसून में ये, विंटर में ये, ठीक है। तो प्री प्लांट करके आपने पहले से प्लांट करके डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स सेम लैंड पे उगाई, देख सकते हो, तो सब कुछ सेम ही लैंड पे हो रहा है। अलाउ सॉइल टू रिकवर इट्स लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स। अब क्या होता है कि आपने जो पहली क्रॉप उगाई उसी लैंड पे, उसने मान लो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया, ठीक है, लेकिन आपका फॉस्फोरस बच गया, मतलब आपके सॉइल में अभी बहुत ज़्यादा फॉस्फोरस है, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है। फिर जो आपने दूसरी क्रॉप उगाई उसको नाइट्रोजन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो तब तक क्या होगा, वो जो लॉस न्यूट्रिएंट है, यानी जो नाइट्रोजन अभी खत्म हो चुका है, वो इतने टाइम में क्या करेगा, फिर से रिप्लेनिश हो जाएगा। तो आप इसमें कॉम्बिनेशन ले सकते हो, मेज़, मस्टर्ड, शुगर केन, फेनुग्रीक, देन मेज़, पोटैटो, शुगर केन, पी। आपने डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स उगाई डिफरेंट डिफरेंट टाइम में। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना तीसरा। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये क्रॉप वाली चीज़ मैं बहुत अच्छे से समझा पा रही हूँ। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आता है वीडिंग, यानी आपने क्रॉप तो उगाए, लेकिन कभी कभी जो झाड़ उगर आती है बीच में, फालतू के जो प्लांट्स उग जाते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं वीड्स। wild and undesirable plants which grow in the crop field and compete with the crops for the same। अब ऐसा तो नहीं है कि वो उग गए तो बस वो नॉन लिविंग है, उनको कुछ चाहिए ही नहीं, उनको सॉइल नहीं चाहिए, उनको न्यूट्रिएंट नहीं चाहिए। देखो, अगर उगे हैं, भले ही आपको नहीं चाहिए थे, लेकिन सनलाइट आप उनको, ऑब्वियसली बात है, जो प्लांट उसके साइड में जो आपको चाहिए कि हाँ हमको इसको बेच के कमाना है, ठीक है, वीड तो कोई खरीदेगा नहीं, बट अब उग गए हैं, ठीक है, तो सॉइल उनको भी चाहिए, न्यूट्रिएंट उनको भी चाहिए, तो वो कम्पीट करेंगे, ठीक है, वो आपके प्लांट को नहीं लेने, तो आपको क्या करना है, उनको उखाड़ के फेंक देना, या तो, ठीक है, यही एक प्रोसेस है। आप हैंड रिमूवल कर सकते हो, या तो हाथ से, या तो कोई मशीन का इस्तेमाल करके। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एक्जैंथियम, गोखरो, पार्थेनियम, गाजर घास, साइपरनेस रोतुंडस, ठीक है, यहाँ पे नाम थोड़े अजीब है, मोठा। ये सारे जो ये वीड्स हैं, ये फालतू में उगाते हैं आपके फील्ड्स, क्रॉप्स के बीच में। तो वीडिंग इज द प्रोसेस। वीडिंग क्या होता है, वीडिंग प्रोसेस होता है जब आप रिमूव करते हो। अच्छा, वीडिंग वो प्रोसेस नहीं होता कि जब आपकी वीड्स ग्रो कर रहे हैं, ध्यान से, वीडिंग प्रोसेस होता है जब आप वीड्स रिमूव करते हो, ठीक है, हटाते हो उन वीड्स को। वीड्स आर रिमूव बाय बहुत सारे मेथड से। वीड कैन पुल बाय हैंड, जैसे मैंने बताया, हाथ से हटा सकते हो आप, या बहुत सारी मशीनें वगैरह आती भी हैं। और ट्रोवल, स्मॉल एरो कैन बी यूज, एरो वगैरह स्मॉल यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वीड्स को हटाने के लिए। केमिकल्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वीडीसाइड्स कहते हैं वो केमिकल्स जो वीड्स को हटाने के लिए काम आते हैं, उनको वीडीसाइड कहते हैं। वीड्स को किल करने के काम आती है, सॉरी, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2,4-D ये, एंड देन MCPA, रिलीजिंग सर्टन इंसेक्ट्स विच डिस्ट्रॉय द वीड्स, या फिर कुछ ऐसे कीड़े ही छोड़ दो आप जो वीड्स को ही खा जाएं, ठीक है, जैसे यहाँ पे है कोकिनियल इंसेक्ट, ये क्या करते हैं, वीड्स को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब हम पढ़ते हैं डिसएडवांटेज। वीड्स का क्या डिसएडवांटेज है, ऑब्वियसली बात है, कोई एडवांटेज तो है नहीं। कम्पीट विद द क्रॉप फॉर ऑल द पॉसिबल रिसोर्सेज, मतलब हर चीज़ के लिए कम्पीट करना, सनलाइट के लिए, सॉइल के लिए, वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए। कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग डिजीजेस, और डिजीजेस भी आपके प्लांट्स को कॉज कर सकती है। प्रोवाइड्स हाइड आउट्स फॉर द रैट्स एंड स्नेक, ये एक जरिया बन सकती है जहाँ पे आपके रैट्स और स्नेक छुप सकते हैं इन प्लांट्स में, ओके। अब हम बात करते हैं पेस्ट कंट्रोल, मतलब क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने का एक और तरीका। ऑलमोस्ट ऑल क्रॉप्स आर अफेक्टेड बाय द इंसेक्ट, माइट्स, स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स एंड, मतलब कोई भी क्रॉप हो उन पे कोई ना कोई तो इंसेक्ट या माइट्स, स्मॉल एनिमल्स मतलब अफेक्ट करेगा ही। तो ये जो हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपकी क्रॉप्स को ख़राब करते हैं खा वा के, इनको कहते हैं पेस्ट्स।
पेस्ट रिड्यूस द क्रॉप्स प्रोडक्शन बाय कटिंग रूट्स, सकिंग सेल सैप और डैमेजिंग स्टेम्स एंड फ्रूट्स। पेस्ट किसी भी तरीके से आपके क्रॉप्स को खा सकते हैं, या तो रूट्स चबा गए वो, या तो जो आपका सेल सैप है उसी को खा गया, या फिर स्टेम या फ्रूट ही खराब कर दिया। सम पेस्ट आर अफीड्स, ग्रास होपर, बोरर्स, ये कुछ कॉमन पेस्ट हैं जो खराब करते हैं आपके प्लांट्स को, क्रॉप्स को। कॉमन डिजीजेज जो हैं इन पेस्ट से रिलेटेड वो है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, रूट रॉट, रस्ट एंड स्मट ऑफ द वीट, गॉल और ट्यूमर। ठीक है, ये डिजीजेस हैं जो कि ये पेस्ट कॉज करते हैं आपके प्लांट्स को, और ये कॉमन है। पेस्ट कैन बी कंट्रोल बाय द स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स सच एज द बोरिडेक्स मिक्सचर एंड BHC। इन पेस्ट को लेकिन आप कंट्रोल कैसे कर सकते हो? आप पेस्टिसाइड्स स्प्रे कर दो, इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे कर दो। ठीक है, ये कुछ नेम्स हैं फेमस, क्या ये सारे पेस्टिसाइड स्प्रेड करके ये पेस्ट वगैरह खत्म हो जाते हैं। एनिमल विच कंट्रोल द पेस्ट आर रियर्ड एंड रिलीज इन द फार्म। एनिमल्स जो कि पेस्ट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, तो आप उन एनिमल्स को पाल सकते हो, ठीक है, और अपने फार्म में छोड़ दो जो कि इन एनिमल्स को खा जाते हो, ठीक है, इन पेस्ट को खा जाते हो। एडल्ट्स एंड लार्वा ऑफ द लेडी बर्ड बीटल फीड ऑन द एफिड्स एंड देयर एग। अब मान लो कि आपके खेत में ये बहुत एफिड्स नाम के कीड़े बहुत हैं, तो आपने क्या किया, लेडी बर्ड बीटल्स जो हैं इनको छोड़ दिया, तो ये क्या करती हैं, ये खाती हैं एफिड्स और इनके एग्स को, और आपके प्लांट को भी कुछ नहीं कॉज करेगी क्योंकि उनको तो अपना खाना मिल रहा है। ओके, सो इस तरीके से जैसे बहुत बड़ी मशीन है, आपका बहुत बड़ा फील्ड है, तो आप इस तरीके की मशीनें इस्तेमाल कर सकते हो पेस्टिसाइड्स वगैरह स्प्रे करने के लिए, या फिर ऐसे भी मशीनें आती हैं। डिसएडवांटेज क्या होते हैं पेस्टिसाइड्स के? डिस्ट्रॉय फ्रेंडली इंसेक्ट अलॉन्ग विद द पेस्ट। मतलब जो इंसेक्ट, कुछ ऐसा नहीं है कि सारे जो पेस्ट होते हैं, पेस्ट तो आप उनको कह रहे हो जो कि खराब कर रहे हैं, भले वो इंसेक्ट है लेकिन वो पेस्ट इसलिए बन चुका है क्योंकि वो आपकी क्रॉप को खराब कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ जो इंसेक्ट्स हैं जो आपके क्रॉप को कभी कभी फ़ायदा भी देते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ इंसेक्ट्स आपके सॉइल के अंदर रहते हैं, वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है, उनको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं ये पेस्टिसाइड्स। कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन तो करते ही हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें केमिकल होता है, आपकी सॉइल खराब होती है। अफेक्ट न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ द क्रॉप्स, क्रॉप्स की न्यूट्रिशनल क्वालिटी, क्योंकि आप सिर्फ पेस्ट पे नहीं छिड़क रहे हो, आप अपने क्रॉप्स पे भी छिड़क रहे हो। एनिमल ईटिंग सच क्रॉप्स ऑल्सो गेट अफेक्टेड। तो जो एनिमल्स ऐसे क्रॉप्स खाते हैं, मतलब फिर जो एनिमल्स इन क्रॉप्स को खाएगा उसको भी कुछ ना कुछ बीमारी हो सकती है। अब हम बात करते हैं स्टोरेज ऑफ ग्रेन। अब प्रोटेक्शन कैसे करना है? अभी चलो फील्ड तक तो कर ली, अब फील्ड में से हार्वेस्ट कर लिया आपने, अपने कटिंग कर दी सारे प्लांट्स की। अब आप हार्वेस्टेड क्रॉप जो है उनको स्टोर करके रखना पड़ेगा जब तक आप मार्केट में सोल्ड नहीं कर देते हो। जैसे समटाइम्स क्या होता है, रॉडेंट्स, फंजाई, माइट्स, बैक्टीरिया मॉइस्चर के कारण, टेम्परेचर चेंज के कारण आपकी ग्रेन्स को खराब कर देते हैं, इसमें आपका भारी नुकसान हो जाता है। इसलिए इसी को प्रिवेंट करने के लिए आपको स्पेशल प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। हार्वेस्टेड ग्रेन कंटेन अ लॉट ऑफ मॉइस्चर इन देम, हेंस ग्रेन्स आर फर्स्ट ड्राइड। तो जो हार्वेस्टेड ग्रेन होता है इनके अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, इसलिए इनको स्टोर करने से पहले सुखाया जाता है। ड्राइड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन द ग्रैनरीज। लेकिन अब इन सुखाए हुए ग्रेन्स को हम कहाँ स्टोर करें? तो इनको ग्रैनरीज में स्टोर किया जाता है, ठीक है। ग्रेन्स आर ऑल्सो स्टोर्ड इन द गनी बैग्स। गनी बैग्स जो बोरी वगैरह होती है उनमें भी स्टोर करते हैं हम। द गवर्नमेंट स्टोर ग्रेन्स इन द लार्ज कंटेनर्स और स्टोरेज कॉल्ड सिलोज। ये जो आप बड़े बड़े देख रहे हो इनको कहते हैं सिलोज। गवर्नमेंट जब भी कभी ये फूड स्टोरेज का काम करती है, कभी नहीं करती ही है, ठीक है, तो ये सिलोज, ये जो बड़े बड़े सिलोज होते हैं इनके अंदर ये ग्रेन स्टोर करके रखती है, बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं। बफर स्टॉक आर स्टोर्ड इन द गोडाउन्स टू मीट एमरजेंसी नीड्स सच एज नेचुरल कैमिटीज। बफर स्टॉक मेंटेन करके रहा। बफर स्टॉक उनको कहते हैं, उन ग्रेन्स जो आप स्टोर करके रख रहे हो उनको बफर स्टॉक कहते हैं, जब आपको इमरजेंसी के लिए या नेचुरल कैलामिटीज़ में चाहिए, ठीक है, वॉर वगैरह के टाइम पे जब कभी सिचुएशन बन जाती है तो खाने की बहुत तंगी हो जाती है, इतने में कोई एग्रीकल्चर पे थोड़ी ध्यान देगा, ठीक है, तो इस टाइम के लिए ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता है, उसी को बफर स्टॉक कहते हैं। क्या प्रिकॉशंस हमें लेने होते हैं? नीड टू बी स्टोर्ड इन द रूम फ्रॉम द मॉइस्चर, फ्री फ्रॉम द मॉइस्चर, मतलब कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए उस रूम में। टिन बॉक्सेज आर प्रेफर्ड एज दे आर द माइक्रो प्रूफ। बहुत ही टिन बॉक्सेस का हमें इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि वो माइस प्रूफ, क्योंकि वो माइस प्रूफ होते हैं, मतलब वहाँ पे कोई भी टाइप का इंसेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, कोई भी माइस वगैरह नहीं आएगा। इन गोडाउन्स केमिकल्स यूज टू प्रिवेंट द रैट्स एंड इंसेक्ट मस्ट बी यूज केयरफुली इन सच अ वे दैट द ग्रेन्स आर नॉट कंटेमिनेटेड। गोडाउन्स वगैरह में जब आप ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हो तो ऐसे केमिकल्स जो कि रैट्स वगैरह और इंसेक्ट वगैरह को प्रिवेंट करने के इस्तेमाल में आते हैं, आप उनको तो छिड़कते हो, उनको रखते हो, बट आपको ये ध्यान रखना है कि वो केमिकल्स आपके ग्रेन्स के कांटेक्ट में ना आए, ठीक है। स्टोरेज प्लेसेस शुड बी वेल वेंटिलेटेड। जो आपकी स्टोरेज प्लेसेस है बहुत ही अच्छे वेंटिलेटर होना चाहिए, हवा वगैरह आनी चाहिए, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री देखते हैं।
ठीक है। अब वहाँ पे क्रॉप वाला हिस्सा खत्म हो गया। जब आपने इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स देखा तो आपने देखा कि फूड रिसोर्स यानी फूड हमें दो तरीके से मिलता है, एक प्लांट से मिलता है, एक एनिमल से मिलता है। प्लांट में आपने तीन तरीके देखे, क्रॉप वेराइटी, क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोटेक्शन, फिर उसमें भी आपने फर्दर कैटेगरी देखी। अब हम पढ़ेंगे क्रॉप वाला हो गया, अब हम पढ़ेंगे एनिमल कि एनिमल्स भी तो हमें खाना देते हैं। तो उसमें क्या है, सबसे पहले आती है कैटल फार्मिंग, द ब्रीडिंग ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स फॉर द स्पेसिफिक पर्पसेज इज कॉल्ड द डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन यानी पालना। जब आप डिफरेंट डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स को पालते हो अपने यूज़ के लिए, अपने पर्पस के लिए, ठीक है, तो उसको कहते हैं डोमेस्टिकेशन। एंड उन एनिमल्स को फिर कहा जाता है डोमेस्टिक एनिमल्स जो पाले जा रहे हैं। Animal husbandry is the branch of the biology which deals with the feeding, shelter, caring and breeding of the domesticated animals. In domesticated animals यानी ये जो एनिमल्स आप पाल रहे हो इनको क्या खिलाना है, इनकी कैसे केयर करनी है, इनको किन शेल्टर में रखना है, ठीक है, इनको किसके साथ ब्रीड करवाना है, ठीक है, इसकी पढ़ाई को मतलब ये जो ब्रांच होती है बायोलॉजी की, इसकी पढ़ाई को नहीं, ब्रांच जो होती है बायोलॉजी की, इसको आप एनिमल हस्बेंड्री कहते हो। ठीक है, इस तरीके से आप पालते हो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को, अपने डिफरेंट शेल्टर्स में डिफरेंट फूड्स इनको देते हो। डॉग वॉज द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल, इट वॉज डोमेस्टिकेटेड टू हेल्प इन हंटिंग एंड गार्डिंग। आप डॉग पहला डोमेस्टिकेटेड एनिमल था जिसको पाला गया था, और इसको भी क्यों पाला गया था, क्योंकि पर्पस था, क्यों, हंटिंग वगैरह के लिए एंड गार्डिंग के लिए, बहुत ध्यान रखते हैं ना, सुरक्षा वगैरह के लिए। एनिमल डोमेस्टिकेटेड फॉर द कंपेनियनशिप एट होम आर कॉल्ड द पेट्स। लेकिन जो एनिमल्स घर में पाले जाते हैं, ठीक है, कंपेनियनशिप के लिए, आपके साथ के लिए बस, ठीक है, उनको कहते हैं पेट्स। एनिमल डोमेस्टिकेटेड टू ऑब्टेन फूड एंड अदर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। जिन एनिमल्स को आप पालते हो कि वो इन रिटर्न आपको खाना देंगे या कुछ ना कुछ वैल्यूएबल प्रोडक्ट देंगे, उनको कहते हैं हम लाइफ स्टॉक। अच्छा, अब देखते हैं ड्रॉट ब्रीड्स क्या होती हैं। दे आर द प्राइमरीली यूज फॉर ड्रॉइंग बुलक कार्ट, प्लोइंग लैंड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल। अभी ये क्या होता है, ये ड्रॉट ब्रीड्स वो होते हैं, जैसे आपने जो बैल देखे हैं, ठीक है, उन बैलों का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, आपके फील्ड जोतने में, ठीक है, ताकि आपका जो सॉइल वगैरह है उन सब मतलब सॉइल के इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है। इनका जब इन एनिमल्स का इस्तेमाल इन तरीके से करते हो तो उसको ड्रॉट ब्रीड्स कहते हैं। द मिल्क यील्ड इज़ वेरी लो, द मीट इज टफ। इनका जो मिल्क यील्ड होता है कम होता है। आपको इनके कितना ये मिल्क दे रही है उनसे मतलब नहीं है, आपके फील्ड के इम्प्रूवमेंट में काम आए, आपको इनके मिल्क यील्डिंग से इनके मीट से भी आपको कोई काम नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं, मतलब मीट इज टफ, मतलब इनका चमड़ा थोड़ा मोटा होना चाहिए, जैसे बैल वगैरह होते हैं। डेयरी कैटल ब्रीड्स क्या होते हैं, डेयरी ब्रीड्स होते हैं, दे आर वेरी हाई मिल्क यील्डर्स। इनको आपको कोई हल वगैरह पे नहीं चलवाना है, ठीक है, हल के साथ इनसे आपको सिर्फ मिल्क चाहिए, ठीक है, हाई मिल्क यील्डर्स होने चाहिए। द मेल्स आर द पुअर ड्रॉट्स, जो मेल्स होते देयर मेल्स आर द पुअर ड्रॉट्स, वो मेल्स इनके जो होते हैं वो ड्रॉट्स होते हैं, मतलब वही हल वगैरह का काम करते हैं, ठीक है, आप करवाते हो बेसिकली। डुअल पर्पस ब्रीड्स क्या होते हैं, दे आर गुड यील्ड मीटर्स। डुअल मतलब डुअल नाम से पता लग रहा है दोनों में काम करना, मतलब फील्ड पे भी जो ड्रॉट पर्पसेस के लिए भी काम आता है एंड मिल्क भी अच्छा देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया हरियाणा दांगी, थारपारकर, ये सारे ब्रीड्स हैं। कैटल्स एंड बफेलोज, देयर आर 30 डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ काउज इन द इंडिया, ठीक है, हमारे इंडिया में 30 अलग अलग तरीके की काउज की डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स हैं। जैसे एग्जाम्पल ऑफ एक्जॉटिक और फॉरेन ब्रीड्स का एग्जाम्पल देखें तो जर्सी, हॉस्लियन, फ्रीसियन एंड ब्राउन स्विस। इंडिजीनियस ब्रीड्स का एग्जाम्पल देखें यानी हमारी इंडिया का, तो रेड सिंधी, साहिवाल, गीर, ये हमारी इंडिया की ब्रीड्स हैं। शेल्टर एंड फीडिंग क्या होती है, शेल्टर, इट मस्ट बी वेल लिट एंड वेल, मतलब अगर आप, ऑब्वियसली बात है कि अगर अभी आपने तो देख लिया कि किस किस तरीके के होते हैं, अब आप उनको पालोगे कैसे, इनको रखोगे कहाँ, तो अच्छी जगह होनी चाहिए, वेल वेंटिलेटेड होनी चाहिए, साफ सुथरी भी होनी चाहिए। कैटल शेड मस्ट बी प्रॉपर्ली कवर्ड टू प्रोटेक्ट कैटल फ्रॉम द रेन, हीट, कोल्ड, मतलब बारिश, हीट और सर्दी वगैरह से प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छा खासा कवर्ड होना चाहिए जगह। द फ्लोर शुड बी स्लोपिंग सो दैट क्लीनिंग एंड कीपिंग द प्लेस ड्राई इज ईजी, मतलब स्लोपिंग प्लेस होनी चाहिए, मतलब कुछ इस तरीके की जगह आपने देखी भी होगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा कैटल्स पाले जाते हैं, कुछ भी, तो स्लोपिंग जगह होती है, मतलब वहाँ से मतलब वहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा कैटल्स पाल रखी हैं, ठीक है। अब जो कचरा वगैरह भी आएगा, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा होगा, गंदगी होगी वो भी बहुत ज़्यादा होगी, उसको साफ करने के लिए स्लोपिंग होना चाहिए ताकि आप क्लीनिंग करने में आसानी रहे और प्लेस को आप ड्राई भी आसानी से रख पाओ। द शेल्टर मस्ट बी स्पेशियस सो दैट ईच एनिमल इज कंफर्टेबल एंड ओवर क्राउडिंग इज अवॉइडेड। एकदम ओवर क्राउड करके नहीं रखना है, शेल्टर स्पेशियस होना चाहिए, मतलब स्पेस होनी चाहिए,
एनिमल्स के लिए कंफर्टेबल होनी चाहिए, अरेंजमेंट होना चाहिए उनके लिए साफ़ सुथरे पानी का, प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, उनके जो भी यूरिन और एक्सक्रीटा वो निकालेंगे उनके लिए प्रॉपर डिस्पोजल, जो शेल्टर्स होने चाहिए वो लोकेट होने चाहिए, मतलब रेजिडेंशियल एरिया से दूर रहने चाहिए, एंड उनके जो वेस्ट है उनको डिस्पोज करने के लिए भी साइट्स होनी चाहिए, ठीक है, एंड जो रेजिडेंशियल एरिया है मतलब सिटी वगैरह से उनसे दूर रहने चाहिए उनके शेल्टर्स। फीडिंग द एनिमल, अब उनको क्या खाना दे रहे हो आप, द एनिमल फूड विच कंटेन असेंशियल कंपोनेंट्स नीडेड फॉर द ग्रोथ, उनके ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए, बॉडी के लिए जो आप खाना उन्हें देते हो, एनिमल फूड देते हो, उसको हम कहते हैं फीड। अभी फॉर एग्जाम्पल आप रफेज दे रहे हो, रफेज एक कोर्स और एक फाइबरस सब्सटेंस होता है जिसमें बहुत ही कम न्यूट्रिएंट कंटेंट रहता है। एनिमल गेट देयर रफेज फ्रॉम द सब्सटेंस इन देयर फीड, जैसे कि जो हे, ग्रीन फॉडर, बारसीम साइलेज, ल्यूसिडीन एंड द काउपी, ये सब रफेज के नाम्स हैं, ठीक है, नाम है बेसिकली जो आप एनिमल्स को देते हो जिनमें न्यूट्रिएंट की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है। फिर आता है कंसनट्रेट्स, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल, विटामिन, इन सब में एकदम रिच होते हैं, मतलब आप इनको कुछ बचा खुचा नहीं देते हो कि हाँ हार्वेस्ट करते टाइम ये बच गया, ये हमारे काम का नहीं है तो हमने ये दे दिया। इसमें आप रिच जो आप उगाते ही इनके लिए हो, मतलब ठीक है, एकदम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन सारे न्यूट्रिएंट्स से रिच हैं। ग्रेन एंड सीड्स ऑफ द बाजरा, मेज, राइस, जोवर, बार्ले, ये सब आप देते हो, ठीक है, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स में रिच है। ऑयल केक्स देते हो फॉर्म फ्रॉम द कॉटन और मस्टर्ड और ग्राउंडनट से जो बना होता है वो देते हो। राइस ब्रान, ग्राम शाफ, व्हीट ब्रान, मोलासेस, ये सब आप इनको प्रोवाइड करवाते हो। अच्छा, अब डिजीज़ देख लेते हैं कि कुछ बीमारियां तो होती होंगी। टाइप्स ऑफ डिजीजेस, सबसे पहले वायरल डिजीजेस देख लेते हैं जो वायरस कॉज करते हैं। नेम ऑफ डिजीजेस, फुट एंड माउथ डिजीजेस, इनके सिम्टम्स ये होते हैं कि इन एनिमल्स में बेसिकली क्या होगा कि छाले पड़ जाएंगे फीट पे या फिर माउथ में, या सलाइवा बहुत ज़्यादा निकलेगा, एंड भूख कम लगेगी, सॉरनेस ऑफ द माउथ, फीवर, ये सब हो जाएगा। नेम ऑफ डिजीजेस, काउपॉक्स, ये अब हम देखते हैं काउपॉक्स, इसका सिम्टम्स क्या है, ये भी एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है। सिम्टम क्या है, हाई फीवर, अपीयरेंस ऑफ द स्मॉल नोड्यूल्स ओवर द बॉडी, छोटे छोटे नोड्यूल्स पूरी बॉडी पे, और हाई फीवर। ये तो यहाँ पे इंसान में दिखाई, लेकिन ये एनिमल्स में होती है। डिजीजेस इन द कैटल, ये कुछ इस तरीके की होती है, यहाँ पे जो हमने आपको फुट एंड माउथ बोला वो यहाँ पे दिखाया कि कुछ इस तरीके से होती है, तो एनिमल में और बुरा उनको पेन होता है। कैटल्स में क्या और डिजीज होती है जो बैक्टीरिया कॉज करते हैं, बैक्टीरिया जैसे एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स में क्या होता है, हाई फीवर हो जाता है, बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, स्पेशली नेक पे। दूसरी डिजीज़ है जो बैक्टीरिया कॉज करता है वो है राइंडर पेस्ट, कैटल प्लेग कहते हैं बेसिकली इसे। हाई फीवर, इसमें सलाइवा निकलना, रेडनेस, आइस, या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट यानी भूख न लगना। फिर नेक्स्ट डिजीज है सैल्मोनेलिसिस, इसमें सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स कर लीजिएगा। डायरिया विद द ब्लड क्लॉट, इसमें डायरिया हो जाता है और इसमें ब्लड क्लॉटिंग भी दिखेगी आपको साथ ही साथ, डायरिया के साथ साथ कुछ इस तरीके का आप देख सकते हो यहाँ पे। ये तो इंसान में कॉज हुआ है, यहाँ पे आपको इंसान की पिक्चर्स दिखाई गई हैं। अब हम देखते हैं मैड काउ डिजीज, ये एक जेनरेटिव डिजीज़ है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है, ब्रेन को, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ द सिक कैटल, कि एक कैटल अगर बीमार है तो उसके क्या सिम्टम्स रहेंगे। स्टॉप फीडिंग, वो खाना खाना बंद कर देगी, इनएक्टिव हो जाएगी, बहुत डल हो जाएगी, उसके ईयर्स और लिप्स बहुत ड्रूपिंग से हो जाएंगे, पास लूज डंग एंड कलर्ड यूरिन, यूरिन भी बहुत कलर्ड सा आएगा, एंड उसका जो डंग होगा वो भी बहुत लूज सा होगा, एंड बहुत ही कम मिल्क वो प्रोड्यूस करेगी। अब हम देखते हैं पोल्ट्री, ये भी एक तरीके का एनिमल हस्बेंड्री में ही आता है ऑब्वियसली। पोल्ट्री इज द रेजिंग ऑफ द चिकन्स, डक्स, टर्कीज एंड गीज फॉर द मीट एंड द एग्स। पोल्ट्री बेसिकली जब आप चिकन्स, डक्स, टर्कीज या फिर गीज को, मतलब इनको आप बेसिकली पालते हो मीट के लिए, एग्स के लिए। जो एग लेग चिकन्स होते हैं उनको आप एगर्स या फिर लेयर्स कहते हो, ठीक है, क्योंकि सिर्फ आपको एग ले करके देते हैं। रॉडे आइलैंड लेगरॉन्स एंड वाइट लेगरॉन्स आर द गुड लेयर्स, ये नाम है चिकन्स के जो कि बहुत अच्छा एग देते हैं। कुछ इस तरीके का आप एग पोल्ट्री फार्मिंग देख सकते हो। द चिकन्स आर रियर्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ मीट आर कॉल्ड द ब्रॉयलर्स। जिन चिकन्स को आप पालते हो मीट के लिए उनको हम ब्रॉयलर्स कहते हैं। इनकी ब्रीड्स हैं इंडियन पोल्ट्री में, इंडिजीनियस ब्रीड आ गए असील, एंड एक्जॉटिक ब्रीड में आ गया वाइट लेगरॉन, एंड वही जो आपने पढ़ा था रॉडे आइलैंड रेड। न्यू वेराइटीज़ ऑफ द फाउल्स, ये जो आपको यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये जो है वो गुड लेयर्स हैं, ठीक है, तो ये मत कंफ्यूज हो जाना ब्रॉयलर्स के साथ। न्यू वेराइटीज़ ऑफ द फाउल्स आर डेवलप फॉर द फॉलोइंग डिजायरेबल ट्रेट्स, और आप नई नई वेराइटीज़, जैसे आप क्रॉप्स में नई वेराइटीज़ बनाते हो ना, वैसे आप एनिमल्स में भी बनाते हो। हालांकि एनिमल्स ब्रीड कर सकते हैं, ठीक है, सेक्शुअली। नंबर्स एंड द क्वालिटी ऑफ द चिक्स, आप इम्प्रूव कर सकते हो ब्रीडिंग करवा के कि क्वालिटी इम्प्रूव हो जाए, नंबर थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में चिक्स मिले, एग्स अच्छे मिले। डेवलपिंग ड्वार्फ ब्रॉयलर पेरेंट फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन,
आपने जो ड्वार्फ मतलब जो छोटे छोटे चिक्स होते हैं आपने उनकी भी ब्रीडिंग करवा दी ताकि थोड़े साइज में बड़े हो। टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर वगैरह टॉलरेट कर सकें। स्मॉल साइज एग लेइंग बर्ड टू यूज़ अ डाइट्स फॉर्म बाय यूजिंग एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट्स, जो छोटे छोटे एग्स ले करती हैं उनको डाइट्स वगैरह इंप्रूव करना। लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट हो, मतलब ज़्यादा मेंटेन करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। पोल्ट्री केयर क्या आप दे सकते हो, जिन चिकन्स को आप पालते हो वायर केजेस वगैरह में। बर्ड शुड नॉट बी केप्ट इन ओपन, मतलब ओवर क्राउडेड जगह पे नहीं रखना चाहिए बर्ड्स को स्पेशली। फीडिंग ट्रेज एंड एग ट्रेज आर केप्ट इन द फ्रंट ऑफ द केज, केज के एकदम फ्रंट में जो फीडिंग ट्रेज हैं और एग ट्रेज को रखना चाहिए। द प्लेस शुड बी वेल वेंटिलेटेड, प्लेस हमेशा की तरफ वेल वेंटिलेटेड, हवा एकदम आर पार होनी चाहिए। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी प्रोवाइडेड, साफ सुथरा पानी। ड्रूपिंग फॉल ऑन द ग्राउंड सो इट मस्ट क्लीन एट इंटरवल्स, जो भी ड्रूपिंग वगैरह, ठीक है, उनका जो एक्सक्रीटा है उसे भी क्लीन किया जाए। बर्ड की जो ड्रूपिंग होती है एक्सीलेंट सोर्स ऑफ द नाइट्रोजन, वो एक्सीलेंट सोर्स होती है नाइट्रोजन के लिए, तो उसको आप वहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। एग प्रोडक्शन इज रिलेटेड टू डे लेंथ, आर्टिफिशियल लाइटिंग इज डन टू इंक्रीज द डे लेंथ इन द विंटर। जो एग प्रोडक्शन है वो डे लेंथ से होता है, मतलब कि हाँ कितना लंबा दिन है, तो आर्टिफिशियल लाइटनिंग की जाती है ताकि डे की लेंथ बढ़ाई जाए। विंटर में जो होते हैं दिन छोटे होते हैं ना, तो लेकिन अब आपको फ़ायदा किससे मिल रहा है, दिन के लंबे होने से, ठीक है, ताकि एग्स आपके थोड़े प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके, तो आर्टिफिशियल लाइटनिंग दी जाती है चिकन्स को। द फीड ऑफ द पोल्ट्री बर्ड्स कंटेन अ मेज सोया राइस, जो पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनके खाने में क्या होता है, मेज सोया राइस, यही सब आप उनको एज अ खाना देते हो। द फीड ऑफ द पोल्ट्री बर्ड कंटेन द मेज सोया राइस, वही सेम लाइन है, ठीक है। फॉर द ब्रॉयलर्स अ थिक लेयर ऑफ द सॉडस्ट इज प्रोवाइडेड इन द शेड्स टू एब्जॉर्ब ड्रूपिंग्स। ब्रॉयलर्स के लिए क्या होता है, सॉडस्ट की थिक लेयर बना दी जाती है जिससे उनकी जो भी एक्सक्रीटा है वो वहाँ एब्जॉर्ब हो जाए। फीड्स एंड वाटर्स आर केप्ट एट अ रेगुलर इंटरवल फॉर इजी एक्सेस टू ऑल द बर्ड्स, मतलब रेगुलर इंटरवल में आप पानी वगैरह भी सब कुछ दे रहे हो, खाना वगैरह भी, ताकि उनके लिए भी आसान हो। आफ्टर रेजिंग वन बैच सॉडस्ट इज क्लियर्ड, मतलब एक बैच को रेज करने के बाद फिर सॉडस्ट को फिर से साफ करो जिसमें उनका एक्सक्रीटा है। फिर द एरिया इज स्टरलाइज, उनको अच्छे से स्टरलाइज करो, फ्रेश सॉडस्ट फिर आप स्प्रेड करो दूसरे बैच के लिए। अब पोल्ट्री डिजीजेस देख लगते हैं, इसमें वायरल डिजीजेस में आ जाएगा फॉल पॉक्स, रानीखेत। बैक्टीरियल डिजीजेस में आ जाएगा फाउल कोलेरा, सैल्मोनेलिसिस एंड डायरिया ऑफ द चिक एंड क्रोइजा। फंगल डिजीजेस में आ जाएगा एस्परगिलस एंड टाइमली वेकेशन प्रिवेंट द चिकन्स फ्रॉम दिस डिजीजेस। लेकिन अगर आपने उनका अच्छे से वैक्सीनेशन करवाया है टाइम टू टाइम, तो उनको इस डिजीजेस से बचाव भी मिल सकता है, वो बच सकते हैं। अब हम देखते हैं पीसी कल्चर। पीसी कल्चर का मतलब होता है फिश प्रोडक्शन, जो मेरीन फिशरीज होती है। इंडिया हैज़ अ कोस्ट लाइन ऑफ द 7,500 किलोमीटर एंड डीप सीज, मतलब इंडिया के पास कोस्ट लाइन इतनी है एंड सीज तो पता ही है, ठीक है, एक तो इंडिया के नाम पे भी है। फिश आर कॉट बाय द यूजिंग फिशिंग नेट्स एंड द अदर केयर, फिश को कैसे पकड़ते हैं, फिशिंग नेट्स के इस्तेमाल से। इको साउंडर्स एंड सैटेलाइट्स आर यूज टू लोकेट अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द फिश अंडर द सी, एंड इको साउंडर्स को सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है ये पता करने में कि फिश कहाँ है, सी कितना बड़ा एरिया होता है सी का, तो पर्टिकुलरली कहाँ पे पॉपुलेशन जो है फिश की ज़्यादा है। सम ऑफ द पॉपुलर मरीन फिश वेराइटीज़, यहाँ पे मरीन फिश की वेराइटीज़ बताई गई है। पॉम्फ्रेट, बॉम्बे डक, मैकरल, स्नैपर, बुलेट। फिश रियर्ड इन द पिसी कल्चर, अभी क्या होता है कि कभी कभी फिश को भी जो है आप पालते हो, ठीक है, उसको कहते हैं पिसी कल्चर, यहाँ आई कर लीजिएगा, जिसको कैटला, मृगाल, तिलापिया, सिंघी, इन सब फिशेस को आप पिसी कल्चर में आप रियर करते हो। मेरीन फिश रियर्ड इन द पिसी कल्चर आर द पॉम्फ्रेट, बॉम्बे डक, स्नैपर, मैलकर, वही बताया कि ये सारी मेरीन फिशेस हैं जिनको आप पिसी कल्चर में रियर करते हो। अब हम बात करते हैं इनलैंड फिशरी की, यानी फिश रिजर्वायर, जैसे कि कैनाल, पॉन्ड, रिवर्स, एस्चुरीज, लेगून्स, ये सब फिश रिवरीज होती है, मतलब ये फिश रिजर्वायर्स होते हैं। इसमें जो फिश का यील्डिंग होता है वो ज़्यादा नहीं होता। फिशिंग इज ऑल्सो डन इन द पैडी फील्ड, जो पैडी फील्ड होते हैं, मतलब जहाँ पे राइस उगाया जाता है ना, ठीक है, वहाँ पे आपको पता है राइस को कितना पानी चाहिए, मतलब पानी पानी दिख रहा है, जहाँ पानी दिख रहा है जिस खेत में, ठीक है, प्लांट उगाए गए वो समझ लो राइस का है, उसके अंदर भी फिशेज होते हैं बहुत सारी, ठीक है, तो वहाँ पे भी फिशिंग की जाती है। In this system, locals and imported species of the fish usually 5 to 6 are used in the single pond. तो इस सिस्टम में क्या होता है, लोकल और इम्पोर्टेड स्पीशीज जो होती है फिश की, उनको सिंगल पॉन्ड में आप रियर करते हो। दिस इज डन टू अवॉइड एनी कॉम्पिटिशन फॉर फूड, ताकि कोई कंपटीशन वगैरह ना हो, मतलब नंबर भी सेफ हो और अच्छे से भी सारा काम हो जाए। सम ऑफ द फिश कल्चर्ड बाय यूजिंग द इनलैंड फिशरीज टेक्निक आर रोहू, कैटला, मृगाल, तिलापिया, ये सब फिश वही सेम एग्जांपल्स हैं जिनको फिशरी टेक्निक से आप कल्चर करते हो, ठीक है। पर्पस क्या है, आप क्यों फिश प्रोडक्शन करते हो? फिश इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द ह्यूमन फूड, क्योंकि ये मतलब कितने लोग इसको कंज्यूम करते हैं।
इट इज़ हाईली प्रोटीनिशियस और इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। शार्क लिवर ऑयल एंड द कॉड लिवर ऑयल आर रिच इन विटामिन ए एंड डी। जो शार्क लिवर ऑयल्स होते हैं एंड जो कॉड लिवर ऑयल होते हैं ये विटामिन ए और डी में एकदम रिच होते हैं, ठीक है। बी कीपिंग, अब नेक्स्ट देखते हैं बी कीपिंग। एनिमल हस्बेंड्री में तो सारे ही एनिमल्स आएंगे ना, मतलब सारे तो नहीं देख सकते, लेकिन यहाँ पे मेन जितने बताए गए हैं उतने आपको याद रखने हैं। बी कीपिंग को हम कहते हैं एपी कल्चर। जब आप बीज को अपने ही यूज़ के लिए ऑब्वियसली, ठीक है, उनको कल्चर करते हो, उनको पालते हो, ठीक है, उसको कहते हैं एपी कल्चर या बी कीपिंग। ये एक आर्टिफिशियल रियरिंग होती है जिसमें आप हनी बीज को, उनकी कॉलोनीज को, जैसे कुछ लोग तो छत्ता तोड़ देते हैं, यहाँ पे छत्ता बनाया जाता है पर्टिकुलरली, ठीक है, ताकि हनी बीज रहें। एंड ये सब ह्यूमंस के द्वारा किया जाता है ताकि वो हनी पा सकें, ठीक है, और जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं वो पा सकें हनी से। द प्लेस वेयर द बीज आर केप्ट, जहाँ पे बीज को रखा जाता है उसको बी यार्ड कहते हैं या फिर एपियरी कहते हैं। वेराइटीज़ ऑफ द बी यूज्ड, कितने टाइप की हम वेराइटीज़ यूज़ करते हैं। एपिस सेराना इंडिका, ये एक इंडियन बी है। एपिस डोरसेटा रॉक बी है। एपिस फ्लोरा ये लिटिल बी है। एंड एपिस मेलिफेरा ये एक इटालियन बी है। ओके, ये इंडिका से आप याद रखना, ये इंडियन बी है, ये आपको ज़रूरी याद रखना। ये एक इंडियन बी याद रखना और एक इटालियन। ओके, ये हनी बी की, ये रॉक बी, लिटिल बी, इंडियन बी एंड ये स्टिंगलेस बी है। इटालियन बीज जो होती हैं इनके पास हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी होता है, बहुत ज़्यादा ये नेक्टर कलेक्ट करती हैं। स्टे इन अ गिवन बी हाइव फॉर द लॉन्गर पीरियड्स, मतलब जो आप इनको घर दे दो, मतलब इनका छत्ता जो दे दो, उसमें ये बहुत टाइम के लिए रह सकती हैं, क्योंकि बाकियों में क्या होता है कि आपको बार बार छत्ता बनाना पड़ता है वापस, ठीक है। इन नेचर हनी बी लिव्स इन अ कॉलोनीज इन अ बी हाइव मेड ऑफ अ वैक्स विच दे प्रोड्यूस। बेसिकली हनी बी उन कॉलोनीज में रहती है, मतलब ये जो छत्ता ये बनाती है कि पता है किससे बनाती हैं, कि ये जो वैक्स वगैरह ये जो नेक्टर के थ्रू ये प्रोड्यूस करती हैं उससे ये इनका छत्ता बनता है। देन फिर ये जो नेक्टर कलेक्ट करती हैं उससे ये हनी बनाती हैं। द 3 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल फाउंड इन अ हनी बी कॉलोनी आर, अब अच्छा, हनी के जो फैमिली, मतलब हनी बी की जो फैमिली होती है उसमें कितने प्रकार के लोग रहते हैं? 3 प्रकार के। एक होते हैं ड्रोन, एक होते हैं क्वीन, एक होती है वर्कर। ओके, कॉलोनी ऑफ द हनी बी। सबसे पहले होती है क्वीन। क्वीन क्या करती है? एग्स ले करती है, ठीक है, उसका काम कुछ नहीं होता, कोई नेक्टर कलेक्ट करना नहीं, कुछ नहीं, उसको सिर्फ एग ले करने, ठीक है, वो क्वीन है। देन उसके बाद होते हैं ड्रोन्स। ड्रोन्स जो होते हैं वो सारे मेल्स होते हैं, सारे के सारे मेल्स होते हैं जो कि क्वीन को हेल्प करते हैं, ठीक है, एग्स ले करने में, वो होते हैं ड्रोन्स। देन आते हैं वर्कर, स्टेराइल भी, जो कि क्वीन को हेल्प नहीं कर सकते, ठीक है, एग ले करने में, ये स्टेराइल होते हैं, ठीक है। ये ना तो एग ले करने में हेल्प कर सकते हैं, ना ये एग ले कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वर्कर होते हैं, ये होते हैं जो जाके कलेक्ट कर करके नेक्टर लेकर आते हैं। बी कीपिंग में क्या होता है? 1 or more boxes are mounted on the stump which is about 5 feet high। बी कीपिंग में आप एक या एक से ज़्यादा बॉक्सेस आप 5 feet हाई छत्ता वगैरह बनाते हो। ईच सेटअप हैज़ अ नैरो ओपनिंग विच ओनली अलाउ द, ये बेसिकली घर बताया गया कि क्या होता है। सबसे पहले तो आप एक घर बनाते हो, एक जगह बनाते हो जहाँ बहुत सारे छत्ते बनाओगे, ओके, वही बताया गया कि 5 feet हाई बॉक्सेस वगैरह होते हैं, उनके अंदर आप छत्ते बनाते हो। ईच सेटअप हैज़ अ नैरो ओपनिंग, और हर सेटअप की एक ओपनिंग होती है जिससे क्या होता है वर्कर भी जाके या जाए आए अपना नेक्टर कलेक्ट कर सकें। देर आर द फ्रेम्स इनसाइड द बॉक्स ऑन विच द वर्कर कंस्ट्रक्ट द हाइव्स। एंड फ्रेम्स भी होते हैं उन बॉक्सेस के अंदर, पर्टिकुलर फ्रेम्स होते हैं जहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं वो अपने बी हाइव्स बनाते हैं, छत्ते बनाते हैं। When the cells in the hives are filled with the honey, जब ये जो आपने बॉक्सेस बनाए इसके अंदर इन्होंने छत्ते बनाए, इन छत्तों में एकदम हनी एकदम अच्छे से फिल्ड हो चुका है, तो इन फ्रेम्स को रिमूव किया जाता है, हनी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू। द फ्रेम विद द इंटैक्ट हाइव इज देन पुट बैक टू कलेक्ट मोर हनी, एंड इन फ्रेम को फिर से वापस इसमें लगा दिया जाता है ताकि और हनी फिर बनाए और फिर हम और हनी कलेक्ट करें। तो आई होप ये चैप्टर जो था मतलब बहुत ही कंफ्यूजनिंग था, क्रॉप वाला पार्ट था वो बच्चों को बहुत कंफ्यूजनिंग लगता है। इसमें नोट्स कुछ बड़े नहीं है, चैप्टर ही बड़ा है, एंड उसको बहुत ही कंस्ट्रक्टिव वे में, बहुत ही अच्छे वे में यहाँ पे प्रेजेंट किया गया। आई होप आपको वीडियो पक्का पसंद आई होगी। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।